इस दुनिया में दो तरह के ट्रेडर होते हैं। एक तो वो ट्रेडर होते हैं जो अपनी ट्रेड को लेने से पहले एनालिसिस करते हैं, और एक वो जो अपनी ट्रेड को लेने से पहले एनालिसिस नहीं करते हैं। लेकिन जो एनालिसिस करते हैं वो भी तीन कैटेगरी में डिवाइड किए जाते हैं। एक तो होते हैं जो अपनी ट्रेड को लेने से पहले एनालिसिस करते हैं, बाद में कुछ भी नहीं करते हैं। दूसरे होते हैं जो अपनी ट्रेड को लेने से पहले भी एनालिसिस करते हैं और ट्रेड जब चल रही होती है उस टाइम भी एनालिसिस करते हैं। और तीसरे टाइप के ट्रेडर होते हैं जो ट्रेड को लेने से पहले भी एनालिसिस करते हैं, ट्रेड जब चल रही होती है तब भी एनालिसिस करते हैं, और जब ट्रेड एंड हो जाती है यानी एग्जिट हो जाते हैं उसके बाद भी एनालिसिस करते हैं। तो इसमें से जो तीसरे टाइप के ट्रेडर हैं जो तीनों तरह का एनालिसिस करते हैं, प्री ट्रेड एनालिसिस, ड्यूरिंग द ट्रेड एनालिसिस और पोस्ट ट्रेड एनालिसिस, जो ये तीनों करते हैं उनका ट्रेड का जो विनिंग का प्रोबेबिलिटी है वो मार्केट में बढ़ जाता है। तो हम लोग प्री एनालिसिस कैसे किया जाता है ये तो समझ चुके हैं, जिसमें हमने जानने की कोशिश की कुछ 7 या 8 स्टेप्स के अंदर हमने ये समझा कि मार्केट का पहले ओवरव्यू समझ लिया जाता है, फिर मार्केट में टेक्निकल एनालिसिस की हेल्प से मार्केट का मोमेंटम जानने की कोशिश की जाती है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जानने की कोशिश की जाती है, हम अपने ग्रीक्स पर भी नज़र रखते हैं, क्वांट एनालिसिस की हेल्प से हम अपना रिस्क का मैनेजमेंट भी करते हैं, प्राइसिंग को भी समझने की कोशिश करते हैं, एंड एट द लास्ट जो हमारा ट्रेडिंग जर्नल है उसको हम लोग रेडी करके रखते हैं कि ये पोजीशन पर होने पर ये रिस्क होने पर ये एडजस्टमेंट किए जाएंगे। तो ये सब कुछ प्री एनालिसिस के अंदर आता है जो आपने ट्रेड लेने से पहले ही कर लिया, जिनको हमने डिटेल में समझा था लास्ट वीडियो में। अब आज की इस वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे कि जब एक ट्रेड चल रही होती है तब हमें स्क्रीन पर क्या क्या एनालिसिस करना होता है, और जब ट्रेड से हम एग्जिट हो जाते हैं तब हमें क्या क्या एनालिसिस करना होता है। तो आज की वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे कि आप किस तरह के ट्रेडर बनना चाहते हैं। आप फर्स्ट कैटेगरी में आना चाहते हैं जो प्री ट्रेड एनालिसिस तक रुक जाते हैं, या आप थर्ड कैटेगरी के ट्रेडर तक जाना चाहते हैं जिसमें वो पोस्ट ट्रेड भी एनालिसिस करते हैं। तो पोस्ट ट्रेड एनालिसिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कैसे किया जाता है तो चलिए समझने की कोशिश करते हैं। तो मान लीजिए आपने प्री एनालिसिस करने के बाद एक ट्रेड ले ली है। अब जब आपने ट्रेड ली होगी तो ट्रेड लेने से पहले आपने स्ट्रेटजी डिसाइड की होगी, ग्रीक्स डिसाइड किए होंगे, आपने मोमेंटम देखा होगा, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपने पहले से ही पेपर पेन पर लिख रखी हैं, अपने माइंड में नहीं, आपके ट्रेडिंग जर्नल में पहले से ही लिखी हुई हैं। अब जब ट्रेड स्टार्ट हो गई तब उसके बाद सबसे पहला स्टेप क्या होगा, तो आंसर है कि जो प्राइस बिहेवियर हमने देखा था वोलाटिलिटी की हेल्प से, जो हमारी वोलाटिलिटी की जो थ्योरी थी उसकी हेल्प से हमने जो प्राइस का बिहेवियर एक्सपेक्ट किया था कि ऐसे ऐसे प्राइस मूव करेगा, तो हमें ये सोचना पड़ेगा, स्क्रीन पर अब देखना पड़ेगा, क्योंकि ट्रेड तो हम ले चुके हैं, अब देखना पड़ेगा कि वो बिहेवियर हमारी जो वोलाटिलिटी की ट्रेडिंग जो थ्योरी थी उसी के अकॉर्डिंग चल रहा है या नहीं चल रहा है। थ्योरी का मतलब यहाँ पर वोलाटिलिटी का कॉन्सेप्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, तो यहाँ पर जो मैं कहता हूँ थीसिस या थ्योरी, तो इस बात का मतलब ये है कि जो आपने प्री ट्रेड एनालिसिस करके जो आपने जर्नल में आपने लिख रखा है कि ये प्राइस मूवमेंट आ सकते हैं जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, क्या प्राइस का मूवमेंट अब उसी के अकॉर्डिंग चल रहा है या नहीं चल रहा है, वो अब आपको लाइव देखना पड़ेगा। तो सबसे पहली चीज, पहला स्टेप क्या है, प्राइस बिहेविंग एज एक्सपेक्टेड। सबसे पहले तो ये पूछना पड़ेगा, तो हमें क्या क्या चेक करना है लाइव मार्केट में जब हमने ट्रेड ले ली है। तो आंसर है सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि जो ब्रेकआउट ट्रेड की हम बात कर रहे थे, जहां पर हमने टेक्निकल एनालिसिस के थ्रू सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बनाए थे, और जिस प्राइस पर हम ब्रेकआउट एक्सपेक्ट कर रहे थे, क्या वो ब्रेकआउट आ रहा है। सबसे पहला क्वेश्चन तो ये, क्या इज मोमेंटम इज कंटिन्यूइंग। अब ऐसा भी हो सकता है कि आपने जो ट्रेड ली वहां पर आप प्रॉफिट में चल रहे हो, राइट, क्योंकि जो ब्रेकआउट आप एक्सपेक्ट कर रहे थे वो आ चुका था, राइट। अब वो ब्रेकआउट के बाद जो मोमेंटम है, चाहे वो अपसाइड में है चाहे वो डाउन साइड में है, क्या वो मोमेंटम अभी भी कंटिन्यू है, तो ये आपको अभी चेक करना पड़ेगा लाइव ट्रेड के टाइम पर, क्या मोमेंटम कंटिन्यू है या नहीं। कैसे चेक करेंगे, तो आंसर है उसको हम ऑप्शन चेन की हेल्प से चेक करेंगे, और वहाँ पर जो ओपन इंटरेस्ट में शिफ्ट हो रहा है या चेंजेस आ रहे हैं उसकी हेल्प से चेक करेंगे। हालांकि जो प्री ट्रेड एनालिसिस के सारे स्टेप्स हैं और पोस्ट ट्रेड एनालिसिस के जो सारे स्टेप्स हैं वो डिटेल में, एक एक स्टेप आपको डिटेल में फिर से बताया जाएगा अलग अलग वीडियो की हेल्प से।
एग्जाम्पल के लिए कि मोमेंटम कंटिन्यू है या नहीं है, ये ऑप्शन चेन में कैसे देखते हैं, ये हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करने वाले हैं। लेकिन अभी फ़िलहाल मैं सिर्फ वो स्टेप बता रहा हूँ जो आपके सामने से जाएंगे जब आप लाइव ट्रेड में कर रहे होंगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या चेक करेंगे कि हमारा जो मोमेंटम है वो कंटिन्यू है या नहीं है। दूसरा क्वेश्चन हम अपने आप से क्या चेक करेंगे, तो हम देखेंगे कि जो रेंज ट्रेड अगर मान लीजिए ब्रेकआउट ट्रेड थी तो मोमेंटम कंटिन्यू का क्वेश्चन हम पूछेंगे। अगर वो ब्रेकआउट वाली ट्रेड नहीं थी, कोई रेंज बाउंड वाली ट्रेड थी, तो फिर हमें ये देखना पड़ेगा कि अगर रेंज ट्रेंड है तो इज प्राइस स्टेइंग इनसाइड द जोन, जो आपने सपोर्ट और रेजिस्टेंस बना रखे थे, जहां पर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट इसके बीच में रेंज बाउंड रहेगा, क्या हमारा प्राइस अभी भी उसी प्राइस के अंदर है या नहीं है, अभी भी उस रेंज बाउंड में है या नहीं है, कहीं उसको ब्रेक करने की कोशिश तो नहीं कर रहा है। तो एक बार फिर से, जब आपने प्री एनालिसिस किया तो दो में से एक ही चीजें होंगी, दोनों नहीं हो सकती, ध्यान रखना। या तो आपका प्री एनालिसिस कह रहा था कि ये एक ब्रेकआउट ट्रेड है, अगर ब्रेकआउट ट्रेड है तो वो ब्रेकआउट आया और आने के बाद जो मोमेंटम आया, क्या वो मोमेंटम अभी भी बना हुआ है, पहला क्वेश्चन तो ये। अगर वो ब्रेकआउट ट्रेड नहीं थी तो फिर वो कौन सी ट्रेड रही होगी, तो आंसर ब्रेकआउट नहीं है तो यानी कि रेंज बाउंड रही होगी। तो अब अगर प्री एनालिसिस में रेंज बाउंड थे आप, तो आप फिर चेक करोगे कि क्या रेंज बाउंड अभी भी है या नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं है ब्रेकआउट आने वाला है। मोमेंटम ट्रेड थी तो आप चेक करोगे कि मोमेंटम अभी भी है या नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं है रेंज बाउंड होने वाला है। तो ये तो नहीं बनने वाला है, ये तो नहीं बनने वाला है, ये दोनों चीजें आपको चेक करनी पड़ेंगी, ठीक है। क्या अगर आपने स्टार्टिंग में ही आपका प्री एनालिसिस ये कह रहा था कि ये एक रिवर्सल की ट्रेड बनेगी, तो रिवर्सल की अगर ट्रेड बनेगी तो क्या जो रिजेक्शन है जहां से आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वहां से रिवर्सल होगा, तो क्या वहां पर अभी भी रिजेक्शन मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। ऐसा तो नहीं है कि आप सोच रहे थे कि इस प्राइस पर जाकर रिजेक्शन देखने को मिलेगा लेकिन वहां पर ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है, राइट। तो उस केस में आपको अपनी ट्रेड में कुछ एडजस्टमेंट करने पड़ेंगे, राइट। तो रिजेक्शन आप अगर पहले से एक्सपेक्ट कर रहे थे तो वहां पर अभी भी रिजेक्शन मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं, ये आपको देखना पड़ेगा। तो बेसिकली ट्रेड लेते ही आपको अपने प्री एनालिसिस के बेसिस पर अपने मोमेंटम को चेक करना पड़ेगा, मूवमेंट प्राइस को चेक करना पड़ेगा, मोमेंटम अभी भी बना हुआ है या नहीं, रेंज बाउंड अभी भी है या नहीं, जिस रेजिस्टेंस की हमने बात की थी स्टार्टिंग में प्री एनालिसिस में, क्या वो अभी भी रेजिस्टेंस बना हुआ है या नहीं, या वो अभी भी सपोर्ट जिसकी हमने बात की थी वो अभी भी सपोर्ट बना हुआ है या नहीं। ये तीन बातें हमें देखनी पड़ेंगी। अगर मैं इसको बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करूं तो इसको ऐसे समझना कि मान लीजिए आप एक ब्रेकआउट ट्रेड की बात कर रहे थे, ठीक है। तो ब्रेकआउट ट्रेड की बात कर रहे थे यानी कि ब्रेकआउट हो चुका है ये। अब ये ब्रेकआउट हो चुका है तो ये कहां तक जाएगा, तो आंसर है कि कोई ना कोई जोन तो होगा जहां पर आकर ये क्या हो जाएगा, रेंज बाउंड हो जाएगा। तो पहला तो ये चेक करेंगे लाइव जब ट्रेड चल रही होगी तब। दूसरा क्या चेक करेंगे कि अगर हमारी ट्रेड रेंज बाउंड थी तो जो रेंज बाउंड तभी होगी जब वहां पर एक सपोर्ट और एक रेजिस्टेंस बने हुए होंगे। तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस अभी भी वही हैं या शिफ्ट हो रहे हैं, चेंज हो रहे हैं, वो हमें ऑप्शन चेन से देखने को मिल जाएगा। तो वो हमें सेकंड नंबर पर चेक करना पड़ेगा, राइट। तो ये हमारा सेकंड नंबर हो गया। तीसरा ये कि ये ब्रेकआउट का मोमेंटम, जो ब्रेकआउट हो चुका है उसका मोमेंटम हमने देख लिया कि अभी भी चल रहा है, तो हमारी ट्रेड को हम चलने देंगे। अगर हमें लग रहा है कि अब ये रेंज बाउंड होने जा रहा है, एक नेक्स्ट रेजिस्टेंस जो है यहाँ पर डेवलप हो रहा है और वहाँ पर ये रिजेक्शन देखने को मिलेगा, तो इसका मतलब हमें एग्जिट होने का टाइम आ गया है। या अगर आपका प्री एनालिसिस कहता था कि ये रेंज बाउंड है और रेंज बाउंड में अगर ये ब्रेक कर रहा है इस रेजिस्टेंस को, तब हमें एग्जिट होना पड़ेगा, या सपोर्ट को ब्रेक कर रहा है तो हमें एग्जिट होना पड़ेगा। तो दूसरी चीज ये हमें चेक करनी पड़ेगी। तीसरा ये कि अगर हमारी स्टार्टिंग से ही ट्रेड जो है वो एक रिवर्सल की ट्रेड थी। रिवर्सल की ट्रेड का मतलब ये था कि हमने ये सोचा था कि जब ये वाला जो पॉइंट है ये रिजेक्शन का पॉइंट रहेगा, तो अगर ये रिजेक्शन होगा तो हमारी ट्रेड इस तरह इस डायरेक्शन में जाएगी, इसका मतलब। तो क्या यहाँ पर जो रिजेक्शन का पॉइंट हमने लगाया था वो ऐसा तो नहीं अब वो रिजेक्शन ना दे रहा हो, कहीं ऐसा तो नहीं वहां से ब्रेकआउट आ रहा हो। तो तीसरा केस बनेगा कि कहीं ब्रेकआउट ना आ जाए। अगर ब्रेकआउट आ रहा हो तो हमें एग्जिट होना पड़ेगा, क्योंकि रिजेक्शन से ही हमारी ट्रेड बनना स्टार्ट होगी।
अब ये तीनों चीज़ें कैसे की जाती हैं इसको मैं निफ्टी के एग्जाम्पल से आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाने की कोशिश करूंगा कि स्टेप 1 कैसे डिटेल में एक एग्जाम्पल के साथ बताऊंगा। लेकिन अभी फिलहाल हम ओवरऑल सारे स्टेप्स को धीरे धीरे समझने की कोशिश करेंगे। तो की रूल क्या है? सबसे पहले जो बिगिनर ट्रेडर होता है उसका काम क्या होता है? तो आंसर जो बिगिनर ट्रेडर है वो ये करता है कि जैसे ही ट्रेड लेने के बाद जो स्क्रीन पर प्रॉफिट और लॉस वाला जहां पर भी दिखा रहा होता है स्क्रीन, वो वाली स्क्रीन सामने लगाता है और ग्रीन और रेड होते हुए देखता है उसको। तो जो बिगिनर होगा वो तो पूछेगा कि प्रॉफिट हो रहा है या नहीं हो रहा है ट्रेड लेने के बाद। लेकिन जो प्रोफेशनल ट्रेडर होगा वो ये पूछेगा कि जो मेरी थीसिस थी, थीसिस का मतलब जो मेरा प्री एनालिसिस था वो अभी भी वैलिड है या नहीं है। क्योंकि आपका प्री एनालिसिस ये भी कह रहा था कि मोमेंटम है, तो अभी भी है या नहीं है चेक करना पड़ेगा। आपका जो प्री एनालिसिस था वो ये कह रहा था कि ये रेंज बाउंड मार्केट है, तो अभी भी है या नहीं है ये चेक करना पड़ेगा। आपका प्री एनालिसिस कह रहा था कि यहाँ पर इस जगह पर रिजेक्शन बार बार देखने को मिलेगा, वहीं से मेरी ट्रेड बनेगी, बार बार वो रिजेक्ट करेगा, बार बार मैं ट्रेड यहाँ पर बनाऊंगा। तो क्या अभी भी वहाँ पर रिजेक्शन मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, या वो रिजेक्शन शिफ्ट हो चुका है? तो ये सारी चीज़ें वो प्रोफेशनल ट्रेडर चेक करेगा। उसको इस बात से कोई लेना देना नहीं होगा कि यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा है या नहीं हो रहा है, क्योंकि अगर उसका सोचो आप, अगर उसकी थीसिस जो है वो वैलिड है, यानी कि उसका प्री एनालिसिस अभी भी वैलिड है, तो इस बात का मतलब ही ये हो गया कि उससे प्रॉफिट हो रहा होगा, उसमें देखने की क्या जरूरत है। अगर आपका प्री एनालिसिस करेक्ट है तो प्रॉफिट ऑफ कोर्स हो रहा होगा। अगर आपका प्री एनालिसिस रॉन्ग जा रहा है, इस बात का मतलब ही ये है कि आपको लॉस होने जा रहा है। ओके, तो ये तो हो गया पहला स्टेप। सेकंड स्टेप है ग्रीक्स की मॉनिटरिंग, जिसको जनरली जो बिगिनर ट्रेडर होते हैं वो ग्रीक्स को अपने किसी भी स्क्रीन पर लगाकर रखते ही नहीं है। ग्रीक्स तो उनको लगता है कि ये तो स्टार्टिंग में बस देख लो, ठीक है, और उसके बाद उसका कोई काम नहीं है। लेकिन ट्रेड लेने के बाद जो मोस्ट ऑफ टाइम जो काम होता है वो ग्रीक्स का ही होता है। आप चार्ट का तो काम ऑफ कोर्स होगा ही, बट साइड में सेकंड नंबर पर जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ आती है वो है ग्रीक्स। ग्रीक्स को मॉनिटर कैसे करोगे? तो यहाँ पर ध्यान रखना कि जब आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो तो वहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस जो है वो प्राइस से नहीं मिलता है। ध्यान रखना, प्रॉफिट एंड लॉस प्राइस से डिसाइड नहीं होता है ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर। प्रॉफिट एंड लॉस डिसाइड होता है आपकी जो ग्रीक्स हैं उनकी क्या वैल्यू हैं, जब आपने ट्रेड ली थी तब क्या थी, और अब जब ट्रेड ले चुके हो उसके बाद आपकी ग्रीक्स की वैल्यू क्या है, इस बात से डिसाइड होता है। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए मैं आपसे कहता हूँ कि आपने जब ट्रेड ली थी तो ट्रेड लेते ही आपका जो गामा था वो कोई छोटा गामा की कोई वैल्यू थी। एग्जाम्पल के लिए कहता हूँ 0.002, राइट। अब मान लीजिए गामा की वैल्यू 0.004 हो चुकी है, यानी कि गामा बढ़ा। गामा बढ़ा का मतलब क्या हो गया कि आपका जो प्राइस है उसकी वैल्यू भी बड़ी होगी। क्यों? क्योंकि डेल्टा बढ़ाया होगा उसने। तो गामा जब जितना बड़ा होता जाएगा उतना ही आपका कॉल ऑप्शन में या पुट ऑप्शन के केस में, अगर बाइंग की बात हो रही है तो उस केस में जितना ज़्यादा गामा बढ़ेगा उतना ही ज़्यादा आपको प्रॉफिट हो रहा होगा। तो प्रॉफिट का जो स्क्रीन है उसकी ज़रूरत नहीं है हमें ज़रूरत किस चीज़ की है कि हमारा गामा बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है, ये हमें देखने की ज़रूरत है। गामा बढ़ेगा तो बाइंग के केस में दोनों ही सिनारियों में आपको प्रॉफिट होने के चांस बनेंगे। लेकिन अगर आप एक ऑप्शन सेलिंग की स्ट्रेटजी में हैं और वहाँ अगर गामा बढ़ रहा है तो वो आपकी पोजीशन को बहुत लॉस पहुँचाने वाला है। तो इसका मतलब ये है, चाहे आप बायर हैं चाहे आप सेलर हैं, दोनों ही केस में आपको गामा को तो देखना पड़ेगा। और अगर आपकी नज़र अपने गामा पर नहीं है तो इस बात का मतलब ये है कि आप कोई एक बड़ी मिस्टेक करने जा रहे हैं। अगर आप गामा पर नज़र नहीं भी रखना चाहते हैं तो आपको अपने डेल्टा पर तो नज़र रखनी ही पड़ेगी, क्योंकि गामा ही डेल्टा को बढ़ा रहा होगा। तो आप चाहें तो अपने गामा पर नज़र रखें, चाहें तो आप अपने डेल्टा पर नज़र रखें। लेकिन ये भी इस बात पर डिपेंड करता है कि आप कौन सी स्ट्रेटजी पर वर्क कर रहे हैं। अगर आप एक ऐसी स्ट्रेटजी पर वर्क कर रहे हैं जिसमें गामा ज़्यादा मैटर करता है तो आप गामा पर नज़र रखेंगे। एक ऐसी स्ट्रेटजी पर वर्क कर रहे हैं जहाँ पर डेल्टा ज़्यादा मैटर करता है तो आप डेल्टा पर नज़र रखेंगे। बेसिकली आपको जो अपने ग्रीक्स हैं उनको तो मॉनिटर करना ही पड़ेगा। अगर आप नहीं कर रहे हैं तो ऑप्शन ट्रेडिंग की दुनिया में आप एक बड़ी चीज़ मिस कर रहे हैं। आपकी जो प्रोबेबिलिटी है, आपके ट्रेड के विनिंग होने की जो प्रोबेबिलिटी है, उसमें जो एज मिलती है ग्रीक्स की हेल्प से, वो एज आपकी ट्रेड में है नहीं। इस बात का मीनिंग ये है, ठीक है। तो थोड़ा समझते हैं कि जो हमारा डेल्टा है, जो हमारी स्टार्टिंग में जो पोजीशन में हमने डेल्टा बनाया था,
तो वो डेल्टा आपको पता है कि डेल्टा प्रीमियम को उतना ही बढ़ाता है जितना डेल्टा की वैल्यू होती है। तो अगर आपने डेल्टा स्टार्टिंग में मान लीजिए आपकी पोजीशन का 100 था, राइट, तो क्या अब वो डेल्टा 60 रह गया है या वो डेल्टा 150 हो गया है? इस बात को समझना। अगर डेल्टा की वैल्यू बढ़ गई है तो आप बायर हैं या सेलर हैं, उसके अकॉर्डिंग आपके प्रॉफिट एंड लॉस हो रहे होंगे। अगर आपके डेल्टा की वैल्यू घट गई है तो आप बायर हैं या सेलर हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको लॉस हो रहे होंगे। तो इसका मतलब ये है कि स्क्रीन पर सिर्फ प्रॉफिट या लॉस को देखते रहने से कुछ होगा तो नहीं। वाई? बिकॉज आप सिर्फ स्क्रीन पर प्रॉफिट या लॉस देख रहे हैं तो वो तो मार्केट में जो मोमेंटम आ रहा है उसकी वजह से आपको दिख रहा है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपकी स्क्रीन पर वो दिखाई दे जो आप चाहते हैं, तो उसके लिए आपको अपने डेल्टा को मैनेज करना पड़ेगा। और आप अपने डेल्टा को मैनेज कैसे करोगे? तो आंसर है स्टार्टिंग में जो आपका प्री एनालिसिस कहता था कि यहाँ पर डेल्टा की पोजीशन वैल्यू 100 होनी चाहिए। आपकी ट्रेड, आपकी स्ट्रेटजी, पूरा एनालिसिस कहता था कि डेल्टा की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 100 ही होनी चाहिए। तो अगर आपका डेल्टा नीचे जा रहा है तो इसका मतलब वहाँ पर एडजस्ट करके उसे वापस से 100 लाने की ज़रूरत है। अगर आपका पोजीशन से डेल्टा 100 से ऊपर जा रहा है तो इसका मतलब उसे नीचे लाने की जरूरत है, डिपेंडिंग ऑन कि आप किस स्ट्रेटजी पर वर्क कर रहे हैं या आप ऑप्शन बायर हैं या सेलर हैं। तो इसका मतलब डेल्टा को न्यूट्रल करने की जरूरत आपको पड़ सकती है। तो अगर आप डेल्टा को देख ही नहीं रहे हो तो आप न्यूट्रल कैसे करोगे उसे, राइट? तो इसका मतलब उसे मॉनिटर करना बहुत जरूरी है। सेकंड चीज, गामा, मैंने आपको बताया कि मूव स्पीड रिस्क इंक्रीजेज। ऑफ कोर्स आप अगर ऑप्शन सेलिंग की कोई बात कर रहे हैं तो वहां पर कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप नजर ही नहीं रख रहे हैं अपने गामा पर और गामा की वैल्यू बढ़ती ही जा रही है, क्योंकि आप हो सकता है स्क्रीन पर सिर्फ अपने लॉस को देख रहे हो, लेकिन वो लॉस कितनी तेजी से बढ़ेगा ये इस बात से डिसाइड होगा कि गामा की वैल्यू कितनी तेजी से बढ़ रही है। तो अच्छा तो ये होगा कि आप अगर आप लॉस को अगर आप देख रहे हैं तो वो तो आपको बढ़ता हुआ दिखेगा, आप उसमें कुछ कर नहीं पा रहे होगे। लेकिन अगर आप गामा को बढ़ते हुए देख रहे हो तो आप अपने गामा को एडजस्ट कर सकते हो। एग्जाम्पल के लिए, अगर गामा के बढ़ने से आपकी पोजीशन को लॉस हो रहा है तो आप उसमें नई पोजीशन बनाकर अपने गामा को रिड्यूस कर सकते हो। तो गामा के रिस्क को रिड्यूस तो आप तभी करोगे ना जब आप उसे मॉनिटर कर रहे होगे। अगर आप मॉनिटर ही नहीं कर रहे हो तो फिर रिड्यूस किसे करोगे? करेक्ट? तो इसलिए गामा पर भी नज़र बनाकर रखनी है आपको। सिमिलरली अगर हम बात करें वेगा, ऑफ कोर्स जब वोलाटिलिटी बढ़ती है तो वोलाटिलिटी के बढ़ने पर वेगा आपकी पोजीशन को अफेक्ट करता है, लेकिन वोलाटिलिटी आपके फेवर में अगर बढ़ रही है, यानी कि आपकी डायरेक्शन में अगर बढ़ रही है, तो आपका जो वेगा है वो आपको हेल्प करेगा, डिपेंडिंग ऑन कि आप बायर हैं या सेलर हैं, राइट? लेकिन अगर वो वेगा आपके अगेंस्ट जा रहा है तो हमें क्या करना पड़ेगा? तो आंसर है हमें कुछ ना कुछ एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, जिससे कि या तो हम अपनी पोजीशन को कुछ रिड्यूस करें, हम कुछ ना कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे जो वेगा का हमारा एक्सपोजर है वो कम हो जाए अगर वो हमारे अगेंस्ट जा रहा है तो। या इसका उलट भी हो सकता है कि वेगा हमारे साथ जा रहा है तो हो सकता है कि हम इंटरेस्टेड हों कि हम अपनी पोजीशन में कुछ ऐड करें, राइट? हम उस वेगा की वैल्यू को और बढ़ाना चाहें, तो वो आप कर तो आप तभी पाओगे ना जब आप वेगा पर नजर रख रहे होगे। आप वेगा को देख ही नहीं रहे हो तो फिर आपको पता कैसे चलेगा कि अब वेगा को बढ़ाने का टाइम आ गया है या घटाने का टाइम आ गया है, राइट? तो मॉनिटरिंग बहुत जरूरी है। थीटा की बात तो आपको स्टार्टिंग से ही पता होगी कि टाइम डिके वर्किंग यू या आपके लिए वर्क कर रहा है या आपकी पोजीशन को डैमेज कर रहा है। वो डिपेंड करेगा कि अगर आप ऑप्शन राइटर हो तो आपकी जो पोजीशन है उसके आपके लिए वर्क करेगा, और अगर आप बायर हो तो आपको डैमेज करेगा। लेकिन इस बात का मतलब ये नहीं है कि आपने सोचा कि हम तो बायर हैं, अब थीटा से हमें क्या लेना देना, वो तो हमें करेगा ही, डैमेज करेगा ही हमारी पोजीशन को। लेकिन ऐसा नहीं है, आपका जो थीटा है वो एज अ बायर भी आप अपने थीटा को भी मैनेज कर सकते हो। वो आपको डिफरेंट स्प्रेड के थ्रू जाकर आप अपने थीटा को मैनेज करके न्यूट्रल के आसपास भी ला सकते हो। तो ये डिपेंड करता है कि आप किस स्ट्रेटजी पर वर्क कर रहे हो। लेकिन फिर से अगेन मैं कहता हूं, लेकिन आपको थीटा पर नजर तो रखनी पड़ेगी ना। अगर आपका थीटा आपके अगेंस्ट जा रहा है, बहुत बड़ा थीटा होता जा रहा है, तो इसका बात का मतलब ये है कि आपको कुछ ना कुछ ऐसी पोजीशन बनाने की जरूरत है, ऐसे एडजस्टमेंट करने की जरूरत है जिसमें जो आपका थीटा है वो न्यूट्रल के आसपास आ जाए, या ये वही थीटा बन जाए जो हमारा प्री एनालिसिस कह रहा था कि इतना थीटा तो हम ले सकते हैं अगर हम बायर हैं, या इतना थीटा मुझे चाहिए ही चाहिए अगर हम सेलर हैं। तो उस पोजीशन तक हमें मेंटेन करना पड़ेगा। तो ओवरऑल में मैं आपसे कहूं, चाहे आप किसी भी ग्रीक की बात कर रहे हैं,
चाहे आप थीटा की बात करें, डेल्टा की बात करें, गामा, वेगा, किसी की भी बात करें, सबको एक पर्टिकुलर पोजीशन पर लेकर आना पड़ेगा। कौन सी पोजीशन पर? तो आंसर जो प्री एनालिसिस की पोजीशन थी कि ये गामा की वैल्यू होनी चाहिए इस ट्रेड में, ये डेल्टा होना चाहिए, ये थीटा और ये वेगा। अगर ये, क्योंकि हमें पता है कि जैसे ही हम ट्रेड में एंट्री करेंगे तो प्राइस के मूवमेंट आएंगे, प्राइस के मूवमेंट आएंगे तो इनकी वैल्यू तो चेंज होंगी। तो अगर हमें, हमारी स्ट्रेटजी एक ऐसी स्ट्रेटजी है जो उस वैल्यू पर ही वर्क करेगी, तो हमें इन सब को क्या करना पड़ेगा? मैनेज करके उसी वैल्यू पर लेकर आना पड़ेगा जो हमने डिसाइड की थी। तो ये आपका ग्रीक मॉनिटरिंग का पार्ट है जो कि आई थिंक सबसे ज़्यादा जरूरी पार्ट है। तो एग्जाम्पल के लिए मान लो प्राइस जो है वो वही सेम है बट आईवी ड्रॉप हो रही है, तो उस केस में क्या होगा? तो आंसर है लॉस होगा, ठीक है। और उस केस में उसको हम कहेंगे कि वेगा इफेक्ट देखने को मिलेगा। ये मैंने आपको एक्सप्लेन भी कर दिया कि अगर वेगा की वैल्यू, मान लो जो प्राइस है वो बढ़ नहीं रहा, प्राइस वही सेम ही बना हुआ है, आई भी क्या हो रही है? ड्रॉप हो रही है, और आप अगर बायर हो तो आई भी ड्रॉप होने पर क्या होगा? आपका लॉस होना स्टार्ट हो जाएगा अगर आप बायर हो। इसका उलट अगर हुआ कि मान लीजिए आई भी बढ़ रही है, ठीक है, और आपका, अगर आप ऑप्शन सेलर हो तो आपका लॉस होना स्टार्ट हो जाएगा, उसको हम कहेंगे कि वहाँ पर जो है वो क्या हो रहा है? वेगा जो है एक्सप्लोड हो रहा है, ठीक है। दूसरा केस में यहाँ पर लिखा हुआ है प्राइस अगर स्लोली ड्रिफ्ट हो रहा है तो थीटा का जो गेन है या लॉस है वो बढ़ जाएंगे, डिपेंडिंग ऑन कि आप बायर हो या सेलर हो। अगर जो है प्राइस धीरे 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 मूव कर रहा है तो जो ऑप्शन सेलर हो अगर आप, तो आपके लिए अच्छा है, जो थीटा है वो आपको गेन करा रहा होगा। लेकिन अगर आप एक ऑप्शन बायर हो तो उस केस में जो थीटा है वो आपको लॉस करा रहा होगा, अगर प्राइस धीरे 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 मूव कर रहा है, चाहे आपकी डायरेक्शन में ही क्यों ना कर रहा हो, राइट। बिगनर जो है वो इग्नोर करते हैं ग्रीक्स को और फिर वो पूरी ट्रेड के टाइम पर कंफ्यूजन में रहते हैं, क्योंकि सिर्फ ग्रीक को मैनेज अगर आप अपनी पोजीशन में कर रहे हैं तो इसका मतलब आपका जो प्री एनालिसिस था, जो आपकी एक्सपेक्टेशन थी, ट्रेड उसके अकॉर्डिंग तभी चलेगी। अब जनरली होता क्या है कि हमने जो बिगनर्स होते हैं वो क्या करते हैं, एक्सपेक्टेड जो था कि ये ट्रेड ऐसे जानी चाहिए वो वैसे नहीं जा रही है। अब उनको लग रहा है ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि आपकी ग्रीक्स की वैल्यू चेंज होती है। जैसे ही आपने ट्रेड लिया आपकी ग्रीक्स की वैल्यू चेंज हो गई। तो आप अपने आप से ये क्वेश्चन पूछो, क्या आप उन्हें मैनेज कर रहे हो? तो आंसर है नो। अगर आप नहीं कर रहे हो तो ऑफकोर्स जो एक्सपेक्टेड था वो उस तरह से ट्रेड जाएगी कैसे? एक्सपेक्टेड ट्रेड तभी जाएगी जो स्टार्टिंग में ग्रीक्स लेकर चले थे। क्या आपकी पोजीशन के हिसाब से अभी भी वो ग्रीक्स की वैल्यू है या नहीं है? ये क्वेश्चन आपको पूछना पड़ेगा ड्यूरिंग द लाइव ट्रेड। क्लियर हो गई बात? दिस इज द स्टेप नंबर 2। अब आते हैं हम वोलाटिलिटी के बिहेवियर पर। अगर आप वोलाटिलिटी के बिहेवियर को चेक नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आप 50% से ज़्यादा काम अपनी ट्रेड के फेवर में कर ही नहीं रहे हैं, क्योंकि वोलाटिलिटी जो है, अगर सिर्फ एक कॉन्सेप्ट को अगर मेरे से कभी पूछा जाए कि सिर्फ एक कॉन्सेप्ट ऐसा जो ऑप्शन ट्रेडिंग की दुनिया में सबसे ऊपर आता है तो वो है वोलाटिलिटी का कॉन्सेप्ट। तो अगर आप अपनी वोलाटिलिटी को चेक ही नहीं कर रहे हैं ड्यूरिंग द ट्रेड तो इसका मतलब ये है कि आपके 50% से ज़्यादा चांस तो वैसे ही हो गए हैं लॉस करने के। अगर आपको प्रॉफिट भी हो रहा है तो वो बाय चांस, बाय लक हो रहा है, क्योंकि वोलाटिलिटी आपके फेवर में बाय लक जा रही है। आप उसे मैनेज करके नहीं लेकर जा रहे हो, वो बाय लक गया है। तो इसीलिए जनरली होता भी है कि ऑप्शन ट्रेडिंग में कई बार लोगों को कुछ प्रॉफिट भी हो जाता है, लेकिन फिर कंसिस्टेंट वो प्रॉफिट क्यों नहीं रह पाता है? क्योंकि वोलाटिलिटी पर वो नज़र ही नहीं रखे हुए हैं, ग्रीक्स को वो देख ही नहीं रहे हैं, राइट। तो वोलाटिलिटी जो है नंबर 3 पर आएगा और वो बिहेवियर आपको चेक करना पड़ेगा कि जो आईवी का बिहेवियर है वो वैसा ही है या नहीं जो हमने एक्सपेक्ट किया था। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए आपका प्री एनालिसिस कहता है कि ये जो ट्रेड मैं लेने जा रहा हूँ ये एक रेंज बाउंड वाली ट्रेड है। तो इस बात का मतलब ये है कि जो रेंज बाउंड वाली ट्रेड कब ली जाएगी? तो आंसर है जब आईवी हाई रही होगी। अब आईवी हाई होगी तो उसके बाद क्या होगी? वो लो होगी, और जब लो होगी तो आप, क्योंकि आप रेंज बाउंड वाली एक ट्रेड लेने जा रहे हैं यानी कि आप एक ऑप्शन सेलर होंगे, तो ऑप्शन सेलर के लिए फिर हाई आईवी पे हाई प्रीमियम सेल करके वो क्या करेगा? हाई आईवी से लो आईवी की तरफ ट्रेड को जाना चाहिए। तो ये आपकी एक्सपेक्टेशन है, हाई आईवी से किधर जाना चाहिए? लो। अब आपने सेल हाई आईवी पर क्यों किया होगा? क्योंकि आपको पता है कि वहां पर प्रीमियम हाई मिल रहे होंगे, राइट। तो क्या आपकी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से आईवी की वैल्यू अब लो हो रही है या नहीं हो रही है?
ऐसा तो नहीं है कि आपने हाई पर सेल किया था और अभी भी उसकी वैल्यू और भी बढ़ रही है, यानी कि वो और हाई जा रही है। इसका मतलब आपका अगर एज एन ऑप्शन सेलर आपको वहाँ पर लॉस हो रहा होगा। तो जब भी आप सेलिंग का ट्रेड बना रहे हैं तो उस केस में वोलाटिलिटी लो होनी ही चाहिए। अगर नहीं हो रही है तो इसका मतलब ये है कि आपको कुछ ना कुछ एडजस्टमेंट करने की अब ज़रूरत है अपनी ट्रेड में, ठीक है। लॉन्ग ऑप्शन की जब भी बात करेंगे तो आईवी बढ़ रही है या नहीं बढ़ रही है, आप अपने आप से पूछते रहो। लॉन्ग ऑप्शन मतलब बाइंग, जो बिगनर हैं, जो बिल्कुल इस वीडियो को देख रहे हैं, जो कि बिल्कुल बिगनर हैं, तो उनको ये समझना पड़ेगा कि जब आप बाइंग कर रहे हो, नेकेड बाइंग, सिर्फ कॉल ऑप्शन बाइंग या फिर पुट ऑप्शन बाइंग, तो उस केस में आपको ये चेक करना पड़ेगा कि जो आईवी है वो बढ़ रही है या नहीं बढ़ रही है। अगर आईवी नहीं बढ़ी ना तो प्राइस में मूवमेंट उतनी तेजी से आएगा नहीं, फिर धीरे धीरे मूवमेंट अगर आया भी तब भी आपको अपनी ट्रेड में लॉस ही होगा, चाहे आपकी डायरेक्शन में मोमेंटम क्यों ना आ रहा हो। वोलाटिलिटी का मतलब है स्पीड, मोमेंटम, हाई स्पीड। तो जितनी तेजी से वोलाटिलिटी बढ़ेगी उतनी तेजी से आपका जो प्राइस है वो बढ़ेगा, राइट। तो इसलिए आपको क्या देखना पड़ेगा कि आईवी बढ़ रही है या नहीं बढ़ रही है। तो जब आपने ट्रेड लिया तो एग्जाम्पल के लिए कहता हूं कि आईवी की वैल्यू थी 10, सिर्फ एग्जाम्पल के लिए, ठीक है। तो अब हमने ट्रेड ले ली, क्या अब आईवी 10 से 11 या 12 हुई है, या अभी भी 10 है, या 10 से 9 या 8 हो गई है, ये आपको चेक करना पड़ेगा। तो वोलाटिलिटी पर नज़र रखना बहुत ज़रूरी है। अगर वो 10 से 12, 14, 15, 16, 25, 30 इस तरह से हो रही है तो आपको अपना प्रॉफिट एंड या लॉस वाला स्क्रीन देखने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि अगर आप ऑप्शन में लॉन्ग हैं और वोलाटिलिटी इंक्रीज हो रही है आपकी डायरेक्शन में, तो उस केस में आपको प्रॉफिट और लॉस की जरूरत, टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वोलाटिलिटी बढ़ने का मतलब प्राइस का मूवमेंट आपकी डायरेक्शन में। क्लियर। इसके अकॉर्डिंग, इसके अपोजिट अगर हम देखें कि अगर हमने किसी प्रीमियम को शॉर्ट किया है, यानी कि अगर हमने कॉल राइटिंग या पुट राइटिंग वैसे कोई चीज़ की है, तो उस केस में आईवी स्टेबल हो रही है या नहीं हो रही है। यानी या तो वो स्टेबल हो जाए, यानी कि 10 है तो 10 ही रहे, या 10 से 9 या 8 या ऐसा कुछ हो जाए। 10 रहेगी तब भी बेनिफिट है, क्योंकि टाइम तो बढ़ता जा रहा होगा, टाइम बढ़ेगा और वोलाटिलिटी बढ़ नहीं रही। तो अगर वो स्टेबल हो जाती है तो भी ऑप्शन सेलर को बेनिफिट है, या उससे कम होती जा रही है तब भी उसको बेनिफिट है। तो जब आप ट्रेड में ले रहे होंगे, ट्रेड लेते वक्त, तो आपने कुछ ना कुछ तो एक्सपेक्ट किया होगा ना कि ये अभी आईवी है, इससे लो हो जानी चाहिए। तो वो लो हो रही है या नहीं हो रही है, ये आपको चेक करना पड़ेगा। तो आईवी वोलाटिलिटी जो है उसका बिहेवियर चेक किए बिना आप आगे बढ़ ही नहीं सकते। या कोई इवेंट ट्रेड है तो आईवी क्रश जो है वो स्टार्टिंग हुई या नहीं हुई है, क्योंकि जनरली कुछ स्ट्रेटेजी ऐसी होती हैं जिन पर आप वर्क करते हो जो कि इवेंट पर बनाई जाती हैं, ठीक है। कि एक इवेंट आया, वोलाटिलिटी हाई होगी, वहाँ पर आपने कोई प्रीमियम सेल किया, तो अब इवेंट के बाद वोलाटिलिटी क्या होती है, तो आंसर क्रश होती है, यानी कि लो होना स्टार्ट होती है। तो क्या इवेंट के बाद जो वोलाटिलिटी है वो क्रश हो रही है या अभी भी वो हाई ही बनी हुई है, ये भी आपको चेक करना पड़ेगा। तो बेसिकली वोलाटिलिटी आपको हर सिनारियो में चेक करनी है, चाहे आप बायर हैं चाहे आप सेलर हैं, ठीक है। अगर आपकी डायरेक्शन सही भी है, लेकिन अगर आईवी रॉन्ग हो गई, समझना इस बात को, अगर डायरेक्शन सही है आईवी रॉन्ग हो गई तो लॉस जो है वो पॉसिबल होंगे, चाहे आप बायर हों चाहे सेलर हों। इस बात को ध्यान रखना, आपकी डायरेक्शन में ही ट्रेड जा रही है लेकिन प्राइस मूवमेंट स्लो आएगा अगर आईवी नहीं बढ़ रही है, अगर आप बायर हैं तो उस केस में आपका लॉस होना पॉसिबल है। तो दिस इज द स्टेप नंबर 3 जिसमें हम वोलाटिलिटी की बात कर रहे हैं। तो 3 स्टेप हो चुके हैं। पहला स्टेप बताइए क्या था। पहला स्टेप ये चेक करना कि जो प्राइस का मूवमेंट है वो वैसा ही हो रहा है या नहीं हो रहा है जो हमने एक्सपेक्ट किया था। दूसरा, क्या ग्रीक्स का जो बिहेवियर है जैसा हमने एक्सपेक्ट किया था वैसा ही है या नहीं है, अगर नहीं है तो उन्हें मैनेज करने की ज़रूरत है। तीसरा, क्या जो आईवी है, इम्प्लाइड वोलेटिलिटी जो है, क्या वो जैसा हमने एक्सपेक्ट किया था उसी तरह का बिहेवियर दिखा रही है या नहीं। इसके बाद आते हैं हम 4th स्टेप पर। 4th स्टेप होता है रिस्क एंड लॉस कंट्रोल। ये हमारा सबसे बड़ा सर्वाइवल स्टेप है। इस स्टेप में हम लोग बात करेंगे कि क्या रिस्क स्टिल एक्सेप्टेबल है। जैसे एग्जांपल के लिए मान लीजिए आप आईवी के बारे में सोच रहे हैं कि ये जो आईवी है ये हम सोच रहे थे कि बढ़ेगी लेकिन वो बढ़ नहीं रही है, राइट। तो इसका मतलब आपकी पोजीशन में एज एन बायर आपको क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो वो जो लॉस है जो हो चुका है, क्या
आप उससे भी ज़्यादा अब जो लॉस है वो उसको एक्सेप्ट कर पाओगे या नहीं कर पाओगे, राइट। हालांकि ये जो प्री ट्रेड एनालिसिस आपने किया होगा वहाँ पर बहुत ही वेल डिफाइंड रिटन में आपके पास एक लॉस होगा जो कि इतना आप एक्सेप्ट करोगे इस ट्रेड में, राइट। लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो उसके पास पहुँच चुका हो, या ऐसा भी हो सकता है कि वो वहाँ तक आ चुका हो, राइट। दोनों चीज़ें हो सकती हैं, उसे अभी पहुँचा ना हो और ऐसा भी हो सकता है कि वहाँ आ चुका हो। तो जब लॉस उसके आसपास कहीं आ जाएगा तो आपको फिर ये सोचना पड़ेगा कि अब मैं इस ट्रेड से एग्जिट हो जाऊं या कुछ एडजस्टमेंट करूं, राइट। एडजस्टमेंट करूंगा तो फिर से जो लॉस का जो डिफरेंस है वो बढ़ जाएगा, यानी कि जो लॉस के जो मैक्सिमम लॉस है उसके पास जो आने वाला था, अब अगर आपने कुछ एडजस्टमेंट किए तो वो थोड़ा सा दूर चला जाएगा। तो क्या आप एडजस्टमेंट करना चाहते हैं, या ये जो पास आ चुका है इसके जो आपने पहले प्री एनालिसिस में सोच रखा था कि इस पॉइंट पर आकर एग्जिट होना है, या आप एग्जिट करना चाहते हैं। तो ये आपको उस टाइम आपको डिसीजन लेना पड़ेगा, ठीक है। तो ये जो सर्वाइवल वाला जो स्टेप है इसमें रिस्क को आपको सोचना है कि वो एक्सेप्टेबल है या नहीं है। तो चेक करो कि जो रिस्क है वो कहाँ पर है, क्या परसेंटेज में चेक करो कि जो हमारी जो कैपिटल है उस कैपिटल का जो इतना परसेंट जो है इसमें अभी रिस्क हो चुका है, राइट, या अभी उससे कम है। तो कम है तो क्या मैं इससे ज़्यादा रिस्क लेने के लिए रेडी हूँ या नहीं हूँ, ये आपको, हालांकि आप प्री एनालिसिस करते वक्त पहले ही रिटन में ये चीज़ें लिख चुके होंगे, ठीक है। एक तो ये आपको स्क्रीन पर चेक करना पड़ेगा। दूसरा, जो लॉस है वो अप्रोच कर रहा है थ्रेशोल्ड को, इस बात का मतलब जो थ्रेशोल्ड है वो आपने पहले से ही लिख रखा है। जैसे एग्जांपल के लिए मान लीजिए कि आपने कहा कि मैं 10,000 के कैपिटल पर 1,000 का लॉस लूंगा, एग्जांपल के लिए आपने 10% सोचा, राइट। या हो सकता है आपने सिर्फ सोचा कि मैं 500 का लॉस लूंगा, सिर्फ 5% ही, राइट। तो अभी सोच हो सकता है कि स्क्रीन पर आपको 2%, 3% ऐसा कुछ लॉस दिखा रहा है, राइट। तो क्या आप चाहते हो कि उसे अभी भी 5% तक लेकर जाया जाए, राइट। जो थ्रेशोल्ड को, आपकी जो थ्रेशोल्ड है 5% वाली, क्या ये उसको अप्रोच कर रहा है, तो क्या मैं उस तक ले जाऊं, या अब मार्केट का सिनेरियो बदल चुका है और उस तक ले जाने का कोई बेनिफिट नहीं है, तो क्या मैं पहले से ही प्री एग्जिट हो जाऊं या मैं इस ट्रेड में कुछ एडजस्टमेंट करूं, ठीक है। जो गामा का रिस्क है वो भी एक्सप्लोड होता है नियर एक्सपायरी, ठीक है। गामा का रिस्क बना रहता है, अगर आप एक ऑप्शन सेलर हो और गामा का रिस्क अगर वहां पर बन रहा है तो फिर से आपको सोचने की ज़रूरत है कि क्या गामा का रिस्क बढ़ रहा है, आपकी नज़र गामा पर है, अगर वो बढ़ रहा है तो क्या मैं अभी से ही एग्जिट कर जाऊं बिना थ्रेशोल्ड पर पहुंचे हुए, या मैं इसको थ्रेशोल्ड तक पहुंचने दूं। इस तरह के सिनारियो अभी भी मार्केट में बने हुए हैं, तो ये डिसीजन आपको लेना पड़ेगा। लेकिन ये प्री डिफाइंड डिसीजन होंगे एट द राइट टाइम। ऐसा नहीं है कि आपको लाइव में पहले फिर लिखना पड़ेगा, पहले ही आपने सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। केवल अब आपको ये डिसाइड करना है कि जो थ्रेशोल्ड आपने डिसाइड किया था वहां तक ट्रेड को ले जाना है या उससे पहले एग्जिट करना है इन द केस ऑफ लॉस, ठीक है। तो गोल्डन रूल जो है ये बेसिकली आपको बस ये याद रखने वो ये कि कभी भी वेट एंड होप में ट्रेड को ऐसा नहीं है कि चलाते ही रहें, प्री डिफाइंड रिस्क जो है वो आपके पास होने चाहिए, ठीक है। इतनी बात आ रही समझ में। ऐसा नहीं करना कि लॉस हो रहा है तो आप सोच रहे हैं कि नहीं मार्केट वापस से जाए, जरूर जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। ऐसा अगर होता तो आपने ये एक्सपीरियंस जरूर किया होगा कि मार्केट आपके अगेंस्ट गया, आपने सोचा कि वापस आएगा लेकिन वो कभी वापस ही नहीं आया, करेक्ट। फिर आपको लग रहा है कि जिस दिन मुझे लॉस होता है उसी दिन वापस नहीं आता है, वैसे तो आता है, लेकिन ऐसा नहीं है। आप जो है अपनी वाईवी पर नज़र रख नहीं रहे हैं, आप अपने ग्रीक्स पर नज़र रखते नहीं हैं, आप चार्ट पर मोमेंटम अब है या नहीं है या एंड हो चुका है, ये सब कुछ आप देख नहीं रहे हैं। केवल आप क्या देख रहे हो कि बस ये ऊपर चला गया है, पोजीशन में लॉस हो रहा है तो वापस तो आएगा। क्यों आएगा, लॉजिक क्या है उसके पीछे, क्या वो कुछ लॉजिक्स हैं आपके पास, क्या आपके ग्रीक्स वो सारी कहानी कह रहे हैं कि ये वैसे वापस आना चाहिए, ये जो स्क्रीन पर दिख रहा है ये एक फेक ब्रेकआउट है या फेक रेंज बाउंड सिस्टम दिखा रहा है, ऐसा कुछ आपके सामने लॉजिक है? अगर है तो रुका जा सकता है कि अभी थ्रेशोल्ड पर पहुंचा नहीं है तो चलो ठीक है थ्रेशोल्ड तक जाने की एक गुंजाइश रखता हूं। लेकिन अगर आपकी स्क्रीन पर ग्रीक्स आपके वोलाटिलिटी आपको चीख कर कह रही है कि नहीं अब सारा मार्केट का सिनारियो बदल चुका है, लेकिन फिर भी आप होप में वेट कर रहे हो और एक्सपायरी तक होल्ड करके रखे हुए हो किसी पोजीशन को जो लॉस में है ऑलरेडी, कि चलो अभी तो 5-6 दिन है वापस से हो सकता है आ जाए, होप में कभी भी कोई ट्रेड हो ही नहीं सकती।
जो नंबर्स कहते हैं, जो नंबर स्क्रीन पर हैं वही सच्चाई है स्क्रीन पर जो आपको दिख रही है। आपके माइंड में जो चल रहा है वो सच्चाई नहीं है, स्क्रीन पर जो है वही सच्चाई है। तो आपको ये स्टेप नंबर 4 में आपको अपने रिस्क का जो है चेक करना पड़ेगा। इसके बाद 5 नंबर का स्टेप जो है वो मार्केट का इन्वायरमेंट का आपको सोचना पड़ेगा, क्योंकि आप अगर एग्जिट करने वाले हो तो एग्जिट आप उसी के बेसिस पर करोगे कि क्या जो मार्केट का इन्वायरमेंट था, जो पहले प्री एनालिसिस में जो निकल कर आया था और अब जो मार्केट का एनवायरनमेंट है, क्या अभी भी वो सेम है? अगर सेम नहीं है तो इसका मतलब एग्जिट करने का टाइम आ चुका है। तो क्या मार्केट रिजीम चेंज हो चुका है, मार्केट का एनवायरनमेंट चेंज हुआ है? अगर वो चेंज, जैसे मान लीजिए वो रेंज बाउंड मान लीजिए था स्टार्टिंग में, तो क्या वो सडनली ट्रेडिंग बन गया है, ट्रेंडिंग कर रहा है? या वो लो वोलेटिलिटी थी तो क्या वो सडनली स्पाइक करना स्टार्ट कर दिया है? बिल्कुल काम मार्केट था, लेकिन क्या अचानक से कोई न्यूज आ गई और आपकी जो पोजीशन है वो बिल्कुल चेंज हो चुकी है? मार्केट का एनवायरनमेंट चेंज हो गया या नहीं हो गया है? ये सारी चीज़ें चेक करनी पड़ेंगी। चेक किससे होंगी? तो आंसर है कि जो अगर मान लीजिए स्पाइक आया मार्केट में, तो स्पाइक का मतलब गामा की वैल्यू तेजी से चेंज हो रही होगी। अगर जो वोलेटिलिटी है वो लो थी तो वो बढ़ती हुई वोलेटिलिटी आपको दिखाई देगी, राइट? 10 है, 11, 12, 13, 14 इस तरह बढ़ रही है वो, तो वो आपको बढ़ती हुई दिखाई देगी। लेकिन वो दिखाई तब देगी जब आप पर आपकी नज़र उस पर होगी। अगर आपकी नज़र सिर्फ उस पर है स्क्रीन पर कि ग्रीन है कि रेड है, प्रॉफिट है कि लॉस है, तो आप उस पर तो नज़र रख ही नहीं रहे होंगे। केवल आपको ऐसा लग रहा हो कि ये आपकी पोजीशन के अगेंस्ट क्यों जा रहा है और आपको समझ में भी नहीं आ रहा होगा, तो वहीं से कन्फ्यूजन आता है, राइट? तो स्ट्रेटजी जो है वो अभी भी आपकी जो है वो वैलिड है या नहीं है। अगर आपकी स्ट्रेटजी अब इनवैलिड हो गई है उस मार्केट के लिए, जैसे एग्जांपल के लिए कोई ऑप्शन सेलिंग की स्ट्रेटजी है जो आपने बनाई थी और ट्रेड ली थी, लेकिन अब मार्केट में ब्रेकआउट आ गया, आईवी बढ़ गई है, तो इसका मतलब अब वो स्ट्रेटजी तो वर्क करेगी नहीं, क्योंकि वो स्ट्रेटजी किसके लिए वर्क करती है? रेंज बाउंड के लिए। तो ब्रेकआउट के लिए तो कोई और स्ट्रेटजी रही होगी, तो इसका मतलब आप तो अभी भी उसी पोजीशन में हो, रेंज बाउंड वाली स्ट्रेटजी में। तो इसका मतलब इस स्ट्रेटजी से बाहर निकलने का टाइम आ चुका है। और अगर हमें करना भी है कुछ एडजस्टमेंट, तो इस तरह के एडजस्टमेंट कर दें कि सच दैट कि वो रेंज बाउंड वाली स्ट्रेटजी से आप बाहर हो चुके हों और जो ब्रेकआउट वाली स्ट्रेटजी है उसमें एंटर कर चुके हों, राइट? तो ये आपको जरूर चेक करना पड़ेगा कि मार्केट का एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है या नहीं। अब आपको एडजस्टमेंट करना है या डिफेंसिव डिसीजन लेना है, ये आपके ऊपर है। मतलब कि क्या मैं एडजस्ट करूं अपनी पोजीशन को, या मैं अपनी पोजीशन को हेजिंग कर दूं, राइट? या मैं अपनी पोजीशन में से एग्जिट हो जाऊं। ये तीनों चीजें आपको सोचनी पड़ेंगी। एग्जाम्पल के लिए ऐसा भी हो सकता है कि आपको मार्केट में ट्रेड लेने के बाद प्रॉफिट हो रहा हो, राइट? लेकिन आप चाहते हैं, आपको लगता है कि मार्केट में फिर मूवमेंट ऐसे आ सकते हैं जो आपका प्रॉफिट गायब कर सकते हैं, बिल्कुल, राइट? तो आप चाहते हो कि वो प्रॉफिट लॉक हो जाए, तो उसके लिए आप अपनी पोजीशन को क्या कर सकते हो? हेज कर सकते हो, राइट? या स्टार्टिंग में जो आपने ट्रेड ली थी, तो आपको लग रहा है कि अब मार्केट अगर चेंज हो रहा है तो आप अपनी पोजीशन को, रिस्क को हेज कर सकते हो कि अगर मुझे लॉस हो भी तो मैक्सिमम इतना ही हो। वो हेजिंग का सिनारियो बन जाएगा। या जितना हो सकता है कि आपको जितना प्रॉफिट हो रहा है वो आप लेकर एग्जिट करना चाहो, या जितना लॉस अभी हो चुका है उसको लेकर एग्जिट करना चाहो। ये सारे के सारे डिसीजन आपको उस ट्रेड में करने पड़ेंगे अगर मार्केट का एनवायरनमेंट शिफ्ट हो चुका है तो। अगर नहीं भी हुआ है तो फिर हमें ये देखना पड़ेगा कि अगर हम प्रॉफिट में हैं तो क्या अब इसके बाद मार्केट का एनवायरनमेंट शिफ्ट तो नहीं हो रहा है, ये भी उसमें। तो ऐसा नहीं सिर्फ लॉस के केस में ये देखना होता है, प्रॉफिट के केस में भी ये देखना पड़ेगा कि क्या एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा है, दोनों केस में। और उसके बेसिस पर आपको एडजस्टमेंट, हेजिंग या एग्जिट करना होगा। तो अगर आप एडजस्टमेंट कर रहे हो, हेजिंग कर रहे हो या एग्जिट कर रहे हो, इनमें से किसी भी केस में आपको हेजिंग अगर करना है तो अपने डेल्टा को हेज कर सकते हो। एग्जाम्पल के लिए आपके जो डेल्टा की वैल्यू है लेट्स से 100 है और आपको लग रहा है कि डेल्टा की वैल्यू कम होती जा रही है, जैसे एग्जाम्पल के लिए 60 हो रही है, तो हो सकता है कि आप अपने डेल्टा को हेज करना स्टार्ट कर दो और अगेन आपके जो डेल्टा की वैल्यू है वो 100 तक वापस लेकर आ जाओ, डेल्टा को फिर से उसी पोजीशन पर लेकर आओ। तो डेल्टा को आप हेज कर सकते हो, अपनी पोजीशन को रोल कर सकते हो, या हम अपने साइज को रिड्यूस कर सकते हैं। जितने भी लॉट हमने लिए हैं
सपोज करिए हमारे पास 10 लॉट हैं, उसमें से अगर हमें लग रहा है कि अपने अभी रिस्क थोड़ा बढ़ सकता है तो हम अपनी पोजीशन में से कुछ लॉट को बाहर कर देंगे, राइट। या हम अभी 10 लॉट के प्रॉफिट में चल रहे हैं, तो अगर हमें लगता है कि मार्केट का एनवायरनमेंट अब चेंज हो सकता है तो हम क्या कर रहे हैं, उन 10 में से 5 लॉट को लेकर बाहर हो सकते हैं और 5 लॉट के साथ अभी पोजीशन में बने रह सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा भी किया जा सकता है। या हम अपनी ट्रेड को पूरी तरह से क्लोज कर दें, क्योंकि अगर अचानक से अगर मार्केट में स्पाइक्स आ रहे हैं तो उस केस में ऐसा भी हो सकता है कि जितना प्रॉफिट आपके पास है वो सारा वाइप आउट हो जाए, या जो आपको छोटा लॉस दिखाई दे रहा है वो एक बड़ा लॉस बन जाए। तो उस केस में आप अपनी पूरी ट्रेड को क्लोज भी कर सकते हैं, एग्जिट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें कर सकते हैं। लेकिन जो बिगनर होते हैं वो उनका माइंडसेट रहता है कि जो लॉस अभी हो रहा है उसे होने दो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी अवॉइड करो इसको, राइट। क्यों? क्योंकि मार्केट जरूर वापस आएगा। लेकिन जो प्रोफेशनल ट्रेडर है वो इस तरह से नहीं सोचता है, वो केवल एक चीज़ करता है कि वो अपने रिस्क को मैनेज कर लो, ऐसा नहीं करता लॉस को अवॉइड कर लो। नहीं, मार्केट वापस आएगा या नहीं आएगा हमें लेना देना नहीं है। अगर मार्केट अभी सिनारियो चेंज हो गया है तो हम होप पे तो काम नहीं करेंगे, अभी हम एग्जिट हो जाएंगे। ये हो सकता है कि हम री एंट्री लें अब जो मार्केट का सिनारियो उसके अकॉर्डिंग, करेक्ट। तो वहां पर वो अपना रिस्क मैनेजमेंट करके चलेगा। तो ये आता है आपका स्टेप नंबर 6। अब इसके बाद एग्जिट क्वालिटी एनालिसिस। ये जो स्टेप है ये तब होता है जब आप अपनी ट्रेड को क्या कर चुके हैं, क्लोज कर चुके हैं, आपको प्रॉफिट या लॉस हो चुका है। अब यहीं से आपका असली काम शुरू होगा। आपने प्री ट्रेड एनालिसिस किया, एक ट्रेड में एंट्री की, ट्रेड के टाइम पर सारी चीज़ें एनालिसिस की और फिर आप या तो प्रॉफिट या लॉस में एग्जिट हो गए, राइट। अब एग्जिट होने के बाद ही एक जो प्रोफेशनल ट्रेडर है वो अपने एग्जिट वाले सिनारियो को बहुत ध्यान से एनालिसिस करता है। प्री ट्रेड एनालिसिस के बाद जब ड्यूरिंग द ट्रेड एनालिसिस किए थे वो नहीं, जो एग्जिट का एनालिसिस था, एग्जिट का जो लॉजिक था वो एनालिसिस करना आफ्टर द ट्रेड बहुत ज़रूरी है। मतलब ये कि मान लीजिए आपने एग्जिट किया तो वो जो एग्जिट लॉजिकल था या इमोशनल था। सबसे पहली चीज़ तो सबसे पहला क्वेश्चन तो यही पूछा जाएगा। मतलब ऐसा तो नहीं था कि आपने हड़बड़ी में उस ट्रेड से बाहर हो गए थे। क्यों? क्योंकि अगर आपने ऐसा किया था कि आप बहुत जल्दबाजी में आपने ट्रेड से एग्जिट हो गए थे इमोशनली, कि आप डर गए थे या आपको कुछ ऐसा हुआ कि आप ग्रीड में आ गए थे, राइट, इन दोनों में से किसी भी चीज़ में थे आप, तो कहीं आप इमोशनल होकर आपने एग्जिट किया था या ये एग्जिट वही एग्जिट था जो प्री एनालिसिस के टाइम पर लिखा गया था, राइट। तो अगर ये वही एग्जिट था जो प्री एनालिसिस के टाइम पर लिखा गया था तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट, वो तो हमने पहले से ही सोच रखा था। लेकिन अगर ये वो एग्जिट नहीं था तो फिर आपको लिखना पड़ेगा कि ये एग्जिट क्यों किया गया, वो लॉजिक आपको लिखना पड़ेगा। अगर उसमें कोई लॉजिक नहीं समझ में आ रहा है कि वो इमोशनल में लिया गया था तो इसका मतलब ये है कि आपका पूरा प्री एनालिसिस वाला काम, आपका ड्यूरिंग द ट्रेड एनालिसिस वाला काम, वो सब कुछ फ्लॉप हो गया पूरी तरह से। आपका जो एनालिसिस था वो पूरी तरह से फेल हो गया, क्योंकि उस पूरे एनालिसिस का कोई मीनिंग नहीं है कि अगर आप एग्जिट इमोशनली लेते हैं तो, करेक्ट। तो जो जैसा भी आपने एग्जिट किया होगा वो आपको लिखना पड़ेगा कि क्या जो एग्जिट था वो रूल बेस्ड था या नहीं, जो हमने सोचा था, जो प्री एनालिसिस के टाइम पर लिख लिया था पहले ही, या मैंने पैनिक में एग्जिट कर दिया या मैंने ग्रीड में एग्जिट कर दिया। ऐसा तो नहीं है इन दोनों में से कोई एक काम किया। अगर इन दोनों में से कोई एक काम किया है तो इसका मतलब ये है कि हमें अभी अपनी साइकोलॉजी पर काम करने की जरूरत है, राइट। और साइकोलॉजी पर वर्क करने की जरूरत तभी पड़ेगी जब आपने प्री एनालिसिस के टाइम पर मार्केट के सारे सिनारियो अपने लॉग बुक में ना लिखे हों। ऐसा, क्योंकि आप तो हर चीज लिखोगे, आप IV10 पर ट्रेड कर रहे हो तो आप हर सिनारियो लिखोगे कि सडनली IV20 हो सकती है, सडनली IV5 या 4 रह सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो वो दोनों सिनारियो आपके सामने रहे होंगे और आपके इंट्रिंसिक वैल्यू की बेसिस पर आपका जो प्राइस का जो भी प्राइस है वो रहा होगा और उसके अकॉर्डिंग लॉस या प्रॉफिट रहा होगा। तो अगर वो वैसा आपने पहले से लिख रखा है तो फिर आपने पैनिक में या ग्रीड में एग्जिट किया ही क्यों? इसका मतलब आप अपने रूल्स भूल गए। तो आप इस बात को ध्यान रखना कि प्री एनालिसिस करने का बेनिफिट तभी है जब आप उस एनालिसिस पर टिकें।
अगर आप उस एनालिसिस पर टिक ही नहीं रहे हैं, जैसे ही मार्केट में कुछ होने लगता है और फिर सब भूल जाते हैं कि कहाँ गया मेरा प्री एनालिसिस, राइट, तो उसका करने का भी कोई बेनिफिट नहीं है। तो तब आप उसी जगह पर वापस से आकर खड़े हो जाते हो जहां पर आप प्री एनालिसिस से पहले खड़े होते थे, राइट। पहले क्या होता था, आपको ये एनालिसिस नहीं करते थे, फिर आपने सोचा कि नहीं सर कह रहे हैं चलो ठीक है प्री एनालिसिस करना जरूरी है, तो आपने किया, लेकिन फिर से पैनिक में बाहर हो गए, तो उसका वो किया या ना किया वो बराबर ही है, क्योंकि आप पहले भी पैनिक में बाहर होते थे, अब भी पैनिक में बाहर हो रहे हो, राइट, या पहले भी ग्रीक में बाहर होते थे अब भी हो रहे हो, तो उस एनालिसिस का कोई मीनिंग नहीं है, वो मीनिंगलेस हो गया। तो अगर आप रूल बेस्ड एग्जिट कर रहे हो आप, तब इसका मतलब ये है कि आप जब एक लॉन्ग टर्म तक रूल बेस्ड एग्जिट करते रहोगे तो एक दिन जरूर ऐसा आएगा कि आपको साइकोलॉजी जैसी किसी चीज पर काम करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, लेकिन उसके लिए आपको रूल बेस्ड एग्जिट करने पड़ेंगे और वो प्री डिफाइंड लॉसेस के साथ ही होंगे। इस बात को आपको ध्यान रखना है। ये हो गया हमारा स्टेप नंबर 7। नाउ अब थोड़ा सा एक एडवांस स्टेप और है जो आप कर सकते हैं, वो ये है कि आप अपना प्रॉफिट एंड लॉस का डिकम्पोजिशन देखें। मतलब अपने आप से कुछ क्वेश्चंस हैं जो पूछें कि ये जो प्रॉफिट आया, ये लॉस आया, ये कहाँ से आया। मतलब ये कि आपने चाहे अपने प्री एनालिसिस में कुछ भी लिख रखा हो, राइट, लेकिन आपका अगर प्रॉफिट आया है तो वो कहाँ से आया। तो आंसर है कि लो आई हुई थी, ठीक है, और फिर वो हाई हुई, हमने बाइंग कर रखी थी, तो आई बी के हाई होने से ऐसा हुआ कि ये प्रॉफिट आया। तो उसे नोट कर लो कि 10 IV पर बाइंग, 14 IV पर एग्जिट, और ये प्रॉफिट का सिनारियो बना, यानी कि वोलेटिलिटी इस तरह से वर्क करती है। तो वो आपको लिखना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि जिस दिन लॉस हो उस दिन लिख रहे हैं, प्रॉफिट हो रहा है तो वो लिख ही नहीं रहे, नो। दोनों ही सिनारियो में, चाहे प्रॉफिट हो या लॉस हो, दोनों ही सिनारियो में हमें अपनी एंट्री की जो वोलेटिलिटी की वैल्यू, ग्रीक्स की वैल्यू जो थी वो लिखनी होंगी, और जब एग्जिट कर जाएंगे तो उस टाइम की भी सारी एंट्री आपके पास होनी चाहिए, जिससे कि आप उस पूरी ट्रेड को एनालाइज कर पाओ कि चीज़ें किस तरह से मार्केट में काम कर रही हैं। सिर्फ थ्योरी पढ़ लेने से काम नहीं होगा, जब आप एग्जैक्टली चीज़ों पर नंबर्स को सामने रखोगे तो आपको और भी सारी चीज़ें क्लियर होना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। क्या डेल्टा इफेक्ट था इस प्रॉफिट या लॉस में? क्या गामा के इफेक्ट की वजह से ये प्रॉफिट या लॉस हुआ, या वेगा या थीटा? ये इनमें से ग्रीक्स का कौन सा इफेक्ट था जिसकी वजह से मेरी पोजीशन में मुझे प्रॉफिट या लॉस हुआ? आप अगर सेलर हैं तो अपने आप से पूछोगे क्या अगर आज लॉस हुआ तो क्यों हुआ? क्या वेगा का इफेक्ट आ गया था, या गामा एक्सप्लोड हो गया था इस वजह से मुझे लॉस हुआ, राइट? या अगर आप बायर हैं तो आपको पूछना पड़ेगा कि गामा एक्सप्लोजन की वजह से ये प्रॉफिट मेरे पास आया, या मुझे लॉस हुआ तो ये थीटा की वजह से मेरा लॉस हुआ। तो ये आपको कुछ क्वेश्चंस अपने आप से पूछने पड़ेंगे, ठीक है। प्राइस मूव हुआ तो इसका मतलब डेल्टा ने गेन किया, आईवी स्पाइक हुई, वेगा ने गेन किया। क्या टाइम डिके हुआ तो इसका मतलब थीटा ने गेन किया। तो ये जो धीरे धीरे आपकी रियल अंडरस्टैंडिंग को बिल्डअप करेगा, ठीक है। तो सिर्फ डेल्टा, थीटा, गामा, वेगा पढ़ो मत। ऐसा नहीं कि सिर्फ पढ़ा और बात खत्म कर ली, नहीं, इसको पढ़ने का कोई मीनिंग नहीं है अगर आपकी स्क्रीन पर आपकी ट्रेड के टाइम पर, ट्रेड से पहले, ट्रेड के टाइम पर और ट्रेड के बाद अगर आप इन तीनों सारे ग्रीक्स को एनालाइज नहीं कर रहे हो तो इनको पढ़ने का भी कोई बेनिफिट नहीं है। आपने वीडियो चाहे कितने भी देख लो, आपको समझ में भी आ गई कि डेल्टा क्या करता है, थीटा वेगा क्या करता है, लेकिन अगर आप उनको प्रॉपर तरीके से एनालाइज नहीं कर रहे हो तो इनका कोई भी मीनिंग नहीं बनेगा। तो इसलिए इनको मॉनिटर करना सबसे ज़्यादा जरूरी है। स्टेप नंबर 9 जो कि सबसे जरूरी है वो है मिस्टेक्स वर्सेज आउटकम सेपरेशन। अब ऐसा होगा, मैं ये नहीं कहता हूं कि आप पहली ट्रेड जब लेंगे तो उसी ट्रेड में आप कभी फिर आप फियर या ग्रीड में एग्जिट नहीं कर जाएंगे। ऐसा हो सकता है कि स्टार्टिंग में आपके साथ हो कि आप ये मिस्टेक कर दें कि आपके अंदर एक फियर आ गया और आप एग्जिट हो गए, तो रूल बेस्ड नहीं हुए, आप फियर की वजह से एग्जिट हो गए, ठीक है। लेकिन उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप पहले ही दिन परफेक्ट हो जाएंगे। आपको लिखना पड़ेगा कि इस डेट में मैंने ये ट्रेड ली और मेरे से ये मिस्टेक हुई कि मैं फियर में आ गया और मैंने वहां से एग्जिट कर दिया था। जबकि रूल बेस्ड एग्जिट अगर होता तो उसका सिनारियो ये होता। क्लियर? तो वो अगर हो रही है मिस्टेक तो हो जाने दो, उसमें प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसको लिख लो जिससे कि नेक्स्ट ट्रेड के टाइम पर आप उसको रिपीट ना करो।
अगर आप अपनी मिस्टेक्स को बार बार रिपीट करते रहोगे, वो तभी होंगी जब आपके पास माइंड में वो होंगी नहीं कि आपने लास्ट टाइम की थी, वो आपके माइंड में है ही नहीं, आप अगेन फिर से वही मिस्टेक कर रहे हो। तो वो रूल बेस्ड आपको तभी पहुंचोगे जब आप अपनी मिस्टेक्स को एनालाइज करना स्टार्ट करोगे। तो ट्रेड गुड था या रिजल्ट गुड था, इस बात को भी ध्यान रखना। मतलब देखो, एक अच्छी ट्रेड का होना और एक अच्छे रिजल्ट का आना, ये दोनों अलग अलग बातें हैं। इस बात का मतलब ये है कि मैं ये कह रहा हूं कि जिस ट्रेड में लॉस होता है वो भी एक अच्छी ट्रेड होती है। मतलब अगर आप रूल बेस्ड अगर आपने एग्जिट किया था और आपको लॉस हुआ था तो वो एक अच्छी ट्रेड के अंदर आता है, इस बात को ध्यान रखना। अगर आपको प्रॉफिट हुआ था और वो रूल बेस्ड अगर प्रॉफिट नहीं था तो वो भी अच्छी ट्रेड के अंदर नहीं आता है। क्यों? क्योंकि वो प्रॉफिट जो आया है वो बाई चांस आ गया है। वो हमेशा आएगा ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि वो रूल बेस्ड नहीं है। तो चाहे लॉस रूल बेस्ड आए, चाहे प्रॉफिट रूल बेस्ड आए, उसको गुड ट्रेड माना जाएगा। इस बात को ध्यान रखना। रिजल्ट प्रॉफिट या लॉस में कुछ है आपका, उससे ट्रेड अच्छी या खराब नहीं हो डिसाइड होगी। रिजल्ट व्हाटएवर कुछ भी हो, आउटकम कुछ भी आया हो, क्या वो ट्रेड आपके रूल के हिसाब से चली थी या नहीं चली थी। अगर वैसी चली थी तो वो गुड ट्रेड के अंदर आएगी, चाहे आउटकम लॉस में हो चाहे वो प्रॉफिट में हो, क्योंकि लॉस एंड प्रॉफिट दोनों ही बिजनेस के आपके पार्ट हैं। तो आप ट्रेडिंग का बिजनेस कर रहे हो तो उस बिजनेस में सिर्फ प्रॉफिट होगा, ये पॉसिबल ही नहीं है, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। अगर कोई कहता है कि मैं 100% प्रोबेबिलिटी के साथ मार्केट में बैठा हुआ हूं तो वो बिल्कुल गलत कह रहा है, इम्पॉसिबल है। इम्पॉसिबल मतलब इम्पॉसिबल, चाहे आप किसी भी तरह का एनालिसिस कर लें, चाहे आप कुछ भी कर लें, आप हमेशा 100% प्रोबेबिलिटी के साथ नहीं कर सकते। हो सकता है 1 वीक 1 मंथ आप 100% प्रोबेबिलिटी के साथ हो, लेकिन क्या आप कई सालों तक 100% प्रोबेबिलिटी के साथ रह सकते हैं? तो आंसर है नो। व्हाई? बिकॉज मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आप हिस्ट्री उठाकर देखिए, पिछली हिस्ट्री में कभी भी कोई ऐसा ट्रेडर नहीं हुआ है जो 100% प्रोबेबिलिटी के साथ ही उसने ट्रेड की हो। इस बात का मतलब ये है कि उसे कभी भी लॉस ही नहीं हुआ हो। तो ऐसा कोई ट्रेडर नहीं, बहुत अच्छे बड़े बड़े ट्रेडर हुए हैं, लेकिन उन्होंने बहुत अच्छे बड़े प्रॉफिट भी किए हैं, लेकिन बड़े लॉस भी किए हैं। इवन जो जितने प्रॉफिट किए थे वो सब लॉस भी हुए हैं। उन ट्रेडर्स के सामने आप या मैं अभी कुछ भी नहीं है, उनको इतना एक्सपीरियंस था। तो ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि कभी लॉस होगा ही नहीं, वो तो पार्ट है। लेकिन वो अगर लॉस रूल बेस्ड हो रहा है तो इसका मतलब आप गुड ट्रेडिंग के अंदर आ चुके हो। तो ये आपको ध्यान रखना है। बैड डिसीजन आपका था लेकिन प्रॉफिट हो गया तो वो स्टिल आप बैड ट्रेड, इस बात को नोट कर लो। डिसीजन आपका बैड था लेकिन प्रॉफिट हो गया था तो वो बाय चांस बाय लक हुआ है, इस बात को ध्यान रखेंगे। अच्छा डिसीजन था, लॉस हो गया, गुड ट्रेड। लॉस हो गया तब भी गुड ट्रेड, तो आंसर हाँ, क्योंकि रूल बेस्ड हुआ, उसमें कुछ सीखने को मिलेगा। जब बैड डिसीजन किया और प्रॉफिट हो जाता उसमें कुछ सीखने को नहीं मिलेगा, लगेगा कि हाँ अब तो हम ट्रेडर बन गए और अब तो सब कुछ कर सकते हैं। ऐसा नहीं है, वो बाई चांस बाई लक हो गया था। तो बिगनर्स जो है वो इसी लक को, ये जो लक होता है ना कि बैड डिसीजनों में प्रॉफिट हो जाता है, तो उसी लक को वो स्किल समझना स्टार्ट कर देते हैं। तो इसमें लक और स्किल में कंफ्यूजन में ना रहें। जो रूल बेस्ड लॉस करता है, रूल बेस्ड लॉस, वो स्किल है, ठीक है। अगर वो रूल बेस्ड प्रॉफिट कर रहा है तो वो एक स्किल है, लेकिन अगर बिना रूल के चाहे प्रॉफिट हो जाए या लॉस हो जाए वो प्योरली आपका लक है। तो ये हो गया हमारा स्टेप नंबर 9। नेक्स्ट, सबसे लास्ट चीज, जो भी हमने अपनी ट्रेड में प्री एनालिसिस किया, ड्यूरिंग द ट्रेड किया, और ट्रेड के बाद जो हमने एनालिसिस किया कि ये हमारा स्टार्टिंग था और ये हमारा फाइनल आउटकम है, और ये सारी चीज़ें हैं जो कि आपके एक ट्रेडिंग जर्नल में लिखी होनी चाहिए। तो ट्रेडिंग जर्नल जो है वो तो आप समझिए कि नॉन नेगोशिएबल स्टेप है। अगर आपके पास एक ट्रेडिंग जर्नल में एंट्री नहीं है, आप सोचते हो कि मेरा ब्रोकर तो कर ही रहा है सारी एंट्री, मुझे करने की ज़रूरत क्या है, तो आपका ब्रोकर सिर्फ आपकी एंट्री और एग्जिट की आपको सारी चीज़ें लिख कर दे रहा है, वो ये नहीं बता रहा कि आपकी क्या क्या मिस्टेक हुई थी। तो कोई भी ब्रोकर ऐसा नहीं करता कि वो आपको ये बता दे कि अगर आपने यहाँ एग्जिट हुए होते तो इस वजह से आपको लॉस हुआ है, आप यहाँ एग्जिट हुए इसलिए आपको प्रॉफिट हुआ है। नो, ऐसा कोई ब्रोकर नहीं बता रहा। करेक्ट, आपको ये सारी चीज़ें तो अपने आप से करनी पड़ेंगी कि आपकी एंट्री कहाँ थी, एग्जिट कहाँ थी, और एंट्री और एग्जिट क्यों हुए थे। ये सारे रूल आपको लिखना पड़ेगा, पूरा सेटअप का रिकॉर्ड होना चाहिए,
पूरा थीसिस आपके पास होना चाहिए, रूल्स आपके पास होने चाहिए, ग्रीक्स का एक्सपोजर, वोलाटिलिटी की कंडीशन, एग्जिट का रीजन, और जो लेसन हमने लर्न किया, सबसे जरूरी चीज कि इस पूरी ट्रेड में जो लेसन हमें मिला वो हमारे पास हमारे ट्रेडिंग जर्नल में होना चाहिए। अगर आप विदाउट जर्नल अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो उसका सिर्फ एक ही मतलब निकल के आता है कि आप इंप्रूवमेंट कभी नहीं कर पाएंगे। इस बात को ध्यान रखिए। तो आज से ही आप अगर नहीं भी बना रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आज से आप स्टार्ट करिए। हर ट्रेड को पहले प्री एनालिसिस को पूरा लिखिए, ड्यूरिंग द ट्रेड आप जो सोच रहे थे वो भी लिखिए कि मैं उस टाइम ये सोच रहा था, तो मैं क्यों सोच रहा था वो बाद में पता चलेगा। पोस्ट एनालिसिस जब आप करोगे तो आप सोचना कि मैं उस टाइम मार्केट में ऐसा क्यों सोच रहा था, क्या मैं सही सोच रहा था या मैं गलत था, राइट। तो वो भी आपको फिर चेक करना पड़ेगा और उसके लिए आपके पास सारी सोर्सेस हैं, बुक्स हैं, वीडियोस हैं, सब कुछ है, वो आप पढ़ सकते हो, वहाँ से सीख सकते हो करेक्ट कि मैं सही सोच रहा था या नहीं, सही जा रहा था या नहीं जा रहा था। फिर उसमें इंप्रूवमेंट लेकर आइए, फिर से लिखिए। कुछ मिस्टेक्स होंगी, कोई बात नहीं, होने दीजिए, फिर से उनको थोड़ा सा इंप्रूव किए। धीरे 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 इंप्रूव करके सिर्फ जो प्रोबेबिलिटी है जो अभी आपकी 50-50 बनी हुई है लॉस या प्रॉफिट की, अगर आप एक एक्सपीरियंस ट्रेडर हैं, ठीक ठाक ट्रेडर हैं, तो 50-50% से आप प्रॉफिट वाले सिनारियो में 60, 70, 80 धीरे धीरे उस प्रोबेबिलिटी का जो एज है वो आप बढ़ाना स्टार्ट कर सकते हैं। धीरे धीरे इंप्रूवमेंट स्टार्ट हो जाएंगे। तो पोस्ट ट्रेड का अगर एक मेंटल मॉडल बना लें हम, जो कि जिस तरह से हमारा ऑटोमेटेड मॉडल काम करता है, जिस तरह से हम क्वांट एनालिसिस में काम करते हैं और हम ऐसे मॉडल में काम करते हैं, ऐसी चीज़ों को बनाने की कोशिश करते हैं जो पूरी तरह से मैथमेटिक्स, प्रोबेबिलिटी, स्टैटिस्टिक्स पर काम करती हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि आप एक क्वांट एनालिसिस के अंदर मास्टर करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि चीज़ें आपकी ट्रेड में मैथमेटिक्स के हिसाब से काम करें, और आप चाहते हैं कि मार्केट में आपको ऐसी अपॉर्चुनिटी देखने को मिले जिसमें मार्केट का मिस प्राइस की हेल्प से आपका आर्बिट्राज की कंडीशन बनना स्टार्ट हो जाए, अगर आप इस तरह से क्वांट एनालिसिस को मास्टर करना चाहते हैं तो आपको एक सिंपल सा एक ऐसा एक प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हैं जहां पर क्वांट एनालिसिस को बिगिनर से लेकर एडवांस लेवल तक आपको लेकर जाया जाएगा, जहां पर आप ऑटोमेटेड सेटअप तैयार कर सकते हैं, जहां पर आपकी ट्रेड आप नहीं आपका सिस्टम करेगा, लेकिन मैथमेटिक्स के जो लॉजिक होंगे वो आपके होंगे। तो अगर आप ऐसे मास्टर प्रोग्राम को ज्वाइन करना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आपको क्योंकि जो कुछ प्री लर्नर हैं उनके लिए, क्योंकि ये जो मास्टर प्रोग्राम का जो प्राइस है ये भी स्टॉक प्राइस की तरह ही ऊपर और नीचे होता है, तो आपको अगर प्री लर्नर्स को अगर कुछ चाहिए तो उसके लिए आप कोड यूज कर सकते हैं क्वांट 999, जो कि अभी आपको फ्लैट 999 का आपको ऑफर मिल रहा है, जिसमें आप क्वांट 999 यूज करके 1000 रुपीज़ का सीधा सीधा आप उसमें ऑफ ले सकते हैं। तो क्वांट एनालिसिस की हेल्प से ही आप वोलाटिलिटी ग्रीक्स पर मास्टर करते हैं और उन्हीं के बेसिस पर आपके एग्जिट और एंट्री डिसाइड होते हैं। तो चलिए आइए मिलते हैं लाइव क्लास के अंदर, जहां पर क्वांट एनालिसिस आप बेसिक से लेकर एडवांस तक सीख सकते हैं। जैसे हम वहां पर एक ऑटोमेटेड मॉडल बनाते हैं, इसी तरह से पोस्ट ट्रेड मेंटल मॉडल भी आप बना सकते हो। कैसे? आफ्टर एंट्री हमें मॉनिटर करना है कि थीसिस वैलिड थी या नहीं, ठीक है, ये मेंटल मॉडल है। ग्रीक कैसे बिहेव कर रहे थे, आईवी कैसे बिहेव कर रही थी, क्या रिस्क जो है वो एक्सेप्टेबल था, क्या मार्केट जो है वो अभी भी सेम है या चेंज हो चुका है, क्या एडजस्ट करना चाहिए या एग्जिट करना चाहिए। ये आपके पास 1 2 3 4 5 6 ये आपके जो स्टेप्स हैं, ये स्टेप्स 6 स्टेप हैं जो ड्यूरिंग द ट्रेड आपको देखने हैं। क्या 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 अभी भी जो थीसिस है वो वैलिड है या नहीं। थीसिस का मतलब ये हो गया कि जो आपने मार्केट में प्री एनालिसिस किया था वहां पर जो जो रूल्स थे क्या वो अभी भी वैलिड हैं या नहीं है। दूसरा, जो ग्रीक्स हैं वो अभी भी वैसे ही बिहेव कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तीसरा, क्या वोलेटिलिटी अभी भी वैसे ही बिहेव कर रही है या नहीं कर रही है। चौथा, क्या मार्केट अभी भी उसी सिनारियो में है या उसका बिहेवियर चेंज हो चुका है। और इसके अलावा क्या जो रिस्क अभी भी बना हुआ है वो रिस्क अभी भी एक्सेप्टेबल है या नहीं है। क्या वो जो लॉस है वो अभी भी एक्सेप्टेबल है या नहीं है, या जो प्रॉफिट है वो वापस से अगर चला ना जाए क्या मैं उसमें से अभी एंट्री जो उसमें जो एग्जिट है क्या मैं अभी कर जाऊं या उसमें से कुछ एडजस्टमेंट कर दूं। ये जो 6 स्टेप हैं
ये 6 स्टेप ड्यूरिंग द लाइव ट्रेड के हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट जो 3 स्टेप हैं वो स्टेप हैं जो आपको क्या करने हैं, आफ्टर द ट्रेड करने हैं। कौन कौन से मेंटल मॉडल में क्या क्या बनाओगे, वाई प्रॉफिट एंड लॉस क्यों हुआ, क्या डिसीजन जो में लिया गया था वो उसकी क्वालिटी ठीक थी या फिर वो ग्रीड में या फिर सपोज करिए फेयर में लिया गया, और क्या जो लेसन था वो मैंने लर्न किया इससे। तो ये 3 चीज़ें पोस्ट एनालिसिस के अंदर आती हैं, ठीक है। तो ये एक मेंटल मॉडल बना सकते हो, मतलब एक क्विक जिसे कहते हैं ना कि स्टेप्स जो है वो याद रखने के लिए। ये 6 स्टेप हो गए ड्यूरिंग द ट्रेड, ये 3 स्टेप हो गए आफ्टर द ट्रेड, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पोस्ट मेंटल एनालिसिस। तो मैंने आपको सारे स्टेप्स आपको 1 बाय 1 करके बता दिए हैं कि प्री एनालिसिस में क्या देखना है, वो हमने लास्ट वीडियो में देख लिया था। इस वीडियो में आपने पूरा डिटेल में समझ लिया है कि कौन कौन से स्टेप्स फॉलो किए जाएंगे। अब सवाल ये है कि सर चलो ठीक है, आपने कह दिया कि चलो ग्रीक को मॉनिटर करो, लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि ग्रीक में क्या मॉनिटर करें, राइट। आपने कह दिया कि वोलाटिलिटी को मॉनिटर करो, लेकिन वोलाटिलिटी में क्या देखें और उनसे क्या सिनारियो हैं बनेंगे, तो ये हमें कैसे पता चलेगा। तो आंसर है कि उसी के लिए मैं क्या करूंगा, जितने भी स्टेप हैं, स्टेप 1 2 3 4 और जो स्टेप 10 तक जैसे कि ट्रेडिंग जर्नल को लिखना तक, मैं आपको हर स्टेप को डिटेल में समझाने की कोशिश करूंगा। और ये कोशिश करूंगा कि मैं आपको हर स्टेप को एक एग्जाम्पल से बता पाऊं, जिससे आपको ये बात बहुत क्लियर हो पाए कि आप मार्केट में बिहेवियर जब चेंज हो रहा है तो कैसे पता चलता है, आईवी जब चेंज हो रही है तो हम कैसे देखें कि हमें पता चले कि आईवी एक्चुअल में चेंज हो रही है, या ग्रीक्स के बिहेवियर चेंज हो रहे हैं तो हम कैसे पता करें कि क्या वो सिनारियो बन रहे हैं जिसमें हम कहें कि हमारा ग्रीक्स का बिहेवियर चेंज हो रहा है, और अगर उन्हें एडजस्ट करने की जरूरत है तो कैसे किया जाए। यही सारी बातें होंगी आगे की आने वाली वीडियो में। ये था इस सीरीज का लेक्चर नंबर 2, जिसमें मैं कोशिश कर रहा हूँ उन बिगनर्स के साथ उन बिगनर्स के को कुछ चीज़ें बताने की, सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ जो कि अब तक नहीं किए वो कर रहे हैं। अगर वो एनालिसिस करके चीज़ों को धीरे धीरे समझना स्टार्ट कर देंगे, अगर केवल इतना भी स्टार्ट हो गया ना कि प्री एनालिसिस स्टार्ट हो गया, फिर धीरे धीरे अगर ये पोस्ट एनालिसिस भी स्टार्ट कर देंगे, तो जो नंबर है कि 90-95% लॉस होने वाले नंबर हैं वो धीरे धीरे रिड्यूस होना जरूर स्टार्ट होंगे। ऐसा नहीं है कि आप एनालिसिस करेंगे और उसके बाद भी ये नंबर कभी घटेगा नहीं, ऐसा नहीं है, घटेगा जरूर, नीचे जाएगा, लेकिन जाएगा तभी जब एक बिगिनर एनालिसिस करना स्टार्ट करेगा। कैसे करना है वो मेरी ड्यूटी है, वो मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से चीज़ें काम करती हैं। तो चलिए मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद कर रहा हूं कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा, और अगर आपको लगता है कि ये वीडियो हेल्पफुल है तो प्लीज़ इसको शेयर ज़रूर करना। ये इस चैनल को हेल्प करेगा, पर्सनली मुझे बहुत हेल्प करेगा कि मैं आगे वाली वीडियोज़ और भी डिटेल में बनाऊँ और भी डेप्थ में समझाने की कोशिश करूँ। थैंक यू।